आज का टॉपिक आमसी केमिस्ट्री की यूनिट मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के पैरामीटर के ऊपर रहने वाला है। तो इसके क्या क्या पैरामीटर हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने इसके मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो फर्स्ट पैरामीटर आइसोमर शिफ्ट या केमिकल शिफ्ट उसको डिस्कस कर लिया था। तो आज अपना सेकंड पैरामीटर है क्वांट्रापोल स्प्लिटिंग। तो इसके बारे में आज का अपना लेक्चर रहने वाला। तो क्वांट्रापोल स्प्लिटिंग क्या होती है इसको मैं जनरली बता देता हूँ कि जो अपना नाभिक होता है और नाभिक के जो एनर्जी के लेवल होते हैं उनके अंदर जो स्प्लिटिंग होती है वो किस कारण से होती है। जो इसके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनके द्वारा या लिगेंड पाए जाते हैं उनके द्वारा जो स्प्लिटिंग होती है उनको क्वांट्रापोल स्प्लिटिंग के नाम से जाना जाता है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी क्वांट्रापोल स्प्लिटिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। Quadrupole splitting is defined as a splitting caused by interaction of a nucleic and surrounding electric field gradient। यानी कि जो अपनी क्वाड्रापोल स्प्लिटिंग में क्या होता है कि इसके अंदर जो अपना नाभिक होता है नाभिक और इस नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक विभव होता है यानी कि इलेक्ट्रॉनों के वितरण के कारण जो इलेक्ट्रिक विभव जनरेट होता है उस उनके मध्य क्या इंटरेक्शन होती है उनकी बारी के अंदर इसका स्टडी की जाती है। और ये जो इसकी इंट्रक्शन होती है इन इंट्रक्शन के कारण जो नाभिक के एनर्जी के लेवल है उनके अंदर फर्दर स्प्लिटिंग होती है और उसी को क्वांट्रापोल स्प्लिटिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन है कि द क्वांटम नंबर ऑफ आई फॉर ए एनर्जी लेवल मस्ट बी ग्रेटर देन हाफ। यानी कि जो इसके लिए जो एनर्जी लेवल के लिए जो क्वांटम नंबर होते हैं उनकी वैल्यू हाफ से अधिक होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी भी एनर्जी लेवल के लिए उसकी वैल्यू हाफ होगी तो उसके अंदर जो उनके एनर्जी लेवल उनके अंदर स्प्लिटिंग नहीं होगी और उसमें क्वांट्रापोल स्प्लिटिंग नहीं देखी जाएगी। यानी कि अपनी जो अब मोस्ट बार स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके अंदर फेरस और आर्सन का एग्जांपल लेते हैं तो उनके लिए ग्राउंड स्टेट का मान आई बराबर 1/2 होता है। यानी कि इसकी जो ग्राउंड स्टेट होती है उसके अंदर अपन को क्वांट्रापोल स्प्लिटिंग नहीं देखी जाएगी और उसके लिए जो फेरस है उसकी उत्तेजित अवस्था के अंदर अपन को क्वांट्रापोल स्प्लिटिंग देखी जाएगी। इसको मैं आगे आपको डायग्राम द्वारा समझा दूंगा। इसकी थ्योरी देखते हैं क्या थ्योरी है। जनरली व्हेन ए न्यूक्लियाई इन ए एक्साइटेड स्टेट विद एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर आई बराबर हाफ से ज़्यादा हो हैव ए नॉन स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिस प्रोड्यूस ए न्यूक्लियर क्वांट्रापोल मोमेंटम। यानी कि अपना जो नाभिक होता है वो उत्तेजित अवस्था के अंदर होता है ना, तो उत्तेजित अवस्था के अंदर होता है तो उसका जो क्वांटम नंबर होता है वो हाफ से अधिक होता है। हाफ से अधिक होने के कारण उसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉन स्पेरिकल होता है यानी कि वो सिमेट्रिकल नहीं होता, जिससे अपना जो नाभिक के अंदर क्वांट्रापोल मोमेंट उत्पन्न हो जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो अपना एसिमेट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के वितरण के कारण एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाता है। उससे क्या अपने एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जनरेट होता है और इस जनरेटेड और ये जनरेट होने के कारण ये क्या करता है इट इज़ स्प्लिट द न्यूक्लियर एनर्जी लेवल। और ये जो अपने नाभिक होते हैं नाभिक के जो एनर्जी के लेवल है उनको फर्दर स्प्लिटिंग करा देता है यानी कि इन एनर्जी लेवलों को ये और ज़्यादा आगे की ओर विपाटन दिखाता है, जिसको अपन क्वांट्रापोल स्प्लिटिंग के नाम से जाना जाता है यानी कि स्प्लिट द न्यूक्लियर एनर्जी लेवल। और वी कैन से दैट द डिजनरेटेड लेवल इज फर्दर स्प्लिटिंग दिस टाइप ऑफ स्प्लिटिंग नाउ एज क्वांट्रापोल स्प्लिटिंग। और इस प्रकार की स्प्लिटिंग को अपन क्वांट्रापोल स्प्लिटिंग के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो ये अपना नाभिक होता है नाभिक के चारों ओर अगर ये नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का वितरण पाया जाता है, अगर ये असीमित होता है असीमित होने के कारण जो इसके एनर्जी के लेवल होते हैं ना इनको ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है इसको 2 भागों 3 भागों के अंदर विभाजित कर देता है, इनको स्प्लिटिंग कर देता है, जिसको क्वांट्रापोल स्प्लिटिंग के नाम से जाना जाता है। और इनके लिए अगर इनका जो आई का मान हाफ रहेगा तो इनके अंदर स्प्लिटिंग नहीं देखी जाएगी और इससे उच्च यानी 3/2 या 5/7 ऐसे कुछ होगा तभी अपन को स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। जो अपना द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कैरेक्टराइज बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। यानी कि जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है वो चार्ज का किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन होता है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का किस प्रकार वितरण है
उसके ऊपर निर्भर करता है, उनके लक्षण से होता है। यानी कि अब इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इज जीरो, यानी कि जो अपने नाभिक के चारों इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट पाया जाता है वो जीरो हो, तो अपने जो क्वांटा पोल स्प्लिटिंग भी जीरो होगी। और ये क्वांटा पोल स्प्लिटिंग जीरो होने के कारण अपना जो क्वांटा पोल स्प्लिटिंग जीरो होने से जो अपना स्पेक्ट्रा मिलता है वो सिंगलेट स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो सिंगलेट स्पेक्ट्रा में इसको अपन को एक ही एक डाउन पीक मिलेगी, यानी कि एक सिंगल स्पेक्ट्रा मिलेगा। यहाँ पे ये जो अपने नाभिक होती है, नाभिक की गामा रे के साथ जो इंटरेक्शन होती है वो उसके रेस्पेक्ट में स्पीड ऑफ सोर्स, यानी कि जो अपना वो सोर्स के द्वारा कितनी वो गामा रे इमिट की जाती है, उनके मध्य ग्राफ को दर्शाते हैं। सेकंड वाला, इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इज नॉट जीरो, यानी कि जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो, यानी कि असिमेट्रिकल वितरण हो इलेक्ट्रॉनों का, तब अपने जो मॉलिक्यूल है उनके अंदर स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी, यानी कि स्प्लिटिंग भी जीरो नहीं होगी, तो अपने को एक डबल स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो डबल स्पेक्ट्रा के अंदर अपन को दो डाउन पीक यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे हम फेरस और आर्सन का एग्जांपल लेके इनके जो एनर्जी के लेवल है उनके अंदर स्प्लिटिंग देख के अपन इस फिनोमिना को देख सकते हैं। यानी कि अपने जो फेरस होता है उसकी जो ग्राउंड स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट के अंदर उसका जो क्वांटम नंबर होता है आई का मान हाफ होता है। और हाफ के लिए कितने डिजनरेट लेवल है उसका भी मैं एक फॉर्मूला द्वारा आपको निकालना बता दूंगा। और उसकी जो एक्साइटेड स्टेट है उसका उसका जो क्वांटम नंबर होता है 3.2 होता है। और इनके मध्य जो एनर्जी का गैप होता है वो 40.4 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट का होता है। तो इनके लिए कितने डिजनरेटेड एनर्जी के लेवल होते हैं वो किस प्रकार कैसे निकलते हैं, वो एक फॉर्मूला द्वारा निकलता, देखिए। ये देखिए, अगर अपन को डिजनरेटेड लेवल के लिए फॉर्मूला डिवाइड करना तो ये होता है 2n i+1, यानी कि इस फॉर्मूला के अंदर अपन इसका आई की वैल्यू पुट करके अपन के इनके जो डिजनरेटेड के कितने लेवल है एनर्जी के उनको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 की जगह 2 पुट कर देना और आन की जगह, यानी कि कितने अपन को एलिमेंट है, तो फेरस के लिए ओनली एक ही एलिमेंट ले रहे, तो 1 प्लस इंटू आई का मान यहाँ पे कितना होता है, ग्राउंड स्टेट में हाफ होता है, तो इसको इंटू 1/2 प्लस 1, यानी कि इससे क्रॉस करने के बाद यहाँ पे 1+1, यानी कि इसके दो अपन को डिजनरेट लेवल मिलेंगे, यानी कि जो ग्राउंड स्टेट है उसके आई के -2 डिजनरेट लेवल मिलेंगे। तो फर्स्ट ये हाफ वाला और सेकंड वाला प्लस हाफ है, और एक सेकंड ये माइनस हाफ, यानी कि दो अपन को यहाँ पे एक डिजनरेट लेवल मिलेंगे। और इसकी जो एक्साइटेड स्टेट है उसके लिए कितने डिजनरेटेड लेवल मिलेंगे उसका देखिए एनर्जी, यानी कि 2n i+1 के अंदर जो 2 इंटू n का मान एक एलिमेंट और i का मान 3.2 पुट करने के बाद जो अपना वैल्यू आएगी वो इसको 3+1, यानी कि 4 अपन को 4 एनर्जी के डिजनरेटेड एनर्जी के लेवल मिलेंगे, यानी कि 1 2 3 4 अपन को एनर्जी के लेवल मिलेंगे, जिनके अंदर 2 तो वैल्यू प्लस में मिलेगी, 3/2 प्लस में, और 1/2 हाफ भी प्लस में। ये हाफ यहाँ पे माइनस में, ये यहाँ पे 3/2 भी माइनस में। और इनका जो आगे जाके जो स्प्लिटिंग होगी इन एनर्जी लेवलों की वो +-3/2 और ये +- इनकी स्प्लिटिंग होती, और इन्हीं को अपन क्वांटा पोल स्प्लिटिंग के नाम से जाना जाता है। तो स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियाई एनर्जी लेवल विद इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, यानी कि जो अपना नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के वितरण से इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जनरेट होता है, उनके द्वारा जो अपने नाभिक के एनर्जी के लेवल के अंदर जो विपाटन होता है उसको क्वांटा पोल स्प्लिटिंग के नाम से जाना जाता है। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको वहाँ पे बताया था रफली, वो यहाँ पे मैंने रिटर्न भी कर रखा है कि डिजनरेटेड लेवल के लिए 2n i+1, यानी कि यहाँ पे जो n होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि कितने एलिमेंट ले रखे उनके लिए होता है, और यहाँ पे आई क्वांटम नंबर। अब देखिए कि किस प्रकार जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ये ग्रेडियंट होता है किन किन पे निर्भर करता है। देखिए, प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इज डिपेंड ऑन 2 फैक्टर, ये दो कारकों के ऊपर निर्भर करता है। वो दो कारक कौन कौन से हैं?
तो यहाँ पे फर्स्ट है लिगेंड सिमेट्री, यानी कि जो अपना नाभिक है, नाभिक से कौन से लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, किस सिमेट्री में जुड़े होते हैं, कौन सी डिग्री में होते हैं, उनके द्वारा लिगेंड सिमेट्री के द्वारा भी ये इफेक्ट होता है। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री, यानी कि उसका जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का, वो नाभिक के चारों ओर किस प्रकार है। तो फर्स्ट है लिगेंड सिमेट्री। सिमेट्री गेन बाय लिगेंड इन कंपाउंड, यानी कि जो अपने कंपाउंड के अंदर लिगेंड पाए जाते हैं उनके द्वारा सिमेट्री को किस प्रकार गेन करते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, फर्स्ट है एक्सियल सिमेट्री और सेकंड होता है स्फेरिकल सिमेट्री। यानी कि जो अपना एक्सियल सिमेट्री होती है इसके अंदर जो सभी प्रकार के स्ट्रक्चर आते हैं, जैसे ट्रायंगल, टेट्रायंगल, ऐसा कुछ होता है, वो सभी इस एक्सियल सिमेट्री के अंदर आते हैं। यानी कि इनके अंदर जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट पाया जाता है वो परसेंट होगा, उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। लेकिन अपना जो जो लिगेंड पाए जाते हैं वो स्पेरिकल पाए जाते हैं, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट का मान जीरो आएगा। और ये दो ही प्रकार के जो एग्जांपल है उनके अंदर देखने को मिलता है, एक तो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल जो सिमेट्री पाई जाती है, ऐसे लिगेंड के अंदर जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट का मान जीरो होता है। सेकेंड है इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री, यानी कि जो अपने इलेक्ट्रॉन की जो अपना चार्ज होता है वो किस प्रकार से सिमेट्रिकल है नाभिक के चारों ओर। सिमेट्री गेन बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मेटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो अपने मेटल का कॉम्प्लेक्स पाया जाता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से वितरित है। ये भी दो प्रकार का होता है, फर्स्ट है एक्सियल सिमेट्री और सेकंड है स्फेरिकल सिमेट्री। एक्सियल सिमेट्री यानी कि व्हेन ऑर्बिटल आर नॉट सिमेट्रिकल फील्ड, यानी कि जो अपना ये कक्षक है, कक्षक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है सिमेट्रिकल रूप से नहीं भरे हुए होते, यानी फिर 1 और ये 2 ये दो भरे हुए, ये अगर ये पूरा तीसरा बार अब फील्ड हो जाएगा तो ये सिमेट्रिकल स्फेरिकल सिमेट्री गेन कर लेगा। लेकिन इसमें दो ही एलिमेंट दो ही इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो ये है कि एक्सियल सिमेट्री या नॉन सिमेट्रिकल एलिमेंट या चार्ज के अंदर आ जाएगा। और स्फेरिकल सिमेट्री के अंदर क्या होता है कि जो ऑर्बिटल अपना सिमेट्रिकली फुल्ली, यानी कि जो सममित रूप से फुल भरा हुआ होता है। तो अभी ये जो अपना लिगेंड या कोई भी नाभिक है, नाभिक के अंदर जो चार्ज का फील्ड होने के कारण ये एक तरह से सिमेट्रिकल भरा हुआ है। लेकिन अगर इसमें एक और इलेक्ट्रॉन या यहाँ पे एक और ऐड कर देते हैं तो ये एक फिर से असिमेट्रिकल फील्ड कक्षक हो जाएगा, और इसमें अगर फिर 6 इलेक्ट्रॉन होने के बारे में फिर से एक सिमेट्री ग्रहण कर लेगा। If in a compound both ligand and electron are also spherical symmetry for a compound, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जीरो, यानी कि जो अपना कोई भी कंपाउंड हो उसके अंदर इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है वो भी स्पेरिकल हो और उनके जो लिगेंड जुड़े हुए वो भी स्पेरिकल हो, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट वो जीरो होगा और वहाँ पे भी अपन को ओनली एक ही स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा। तो इसका कुछ अपन एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अपन यहाँ पे फेरस साइनाइड का एग्जांपल लेते हैं। ये फेरस साइनाइड कोई ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इसमें देखिए सबसे पहले लिगेंड की सिमेट्री देखते हैं कि लिगेंड की सिमेट्री कौन सी है। सबसे पहले आपको इसको एक डायग्राम के थ्रू देखना कि ये किस प्रकार से अरेंज होता है। यहाँ पे अपना एक फेरस मॉलिक्यूल, ये फेरस एलिमेंट है, तो फेरस से कितने साइनाइड, सिक्स साइनाइड ग्रुप जुड़े होते, तो 4 तो इसकी इस पोजीशन पे और 2 एक्सियल पोजीशन पे जुड़ने से जो अपन को इसकी सिमेट्री प्राप्त होती है लिगेंड की, वो ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री प्राप्त होती है। और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की सिमेट्री किस प्रकार है, इनके अंदर 6 जो T2G के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और EG के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसको अपन इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास से देखते हैं। सबसे पहले इसका अपन जो होता है ये यहाँ पे देख लीजिए, जो फेरस है, फेरस साइनाइड 6-4 के लिए अपन को इसकी फेरस की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए यहाँ पे 6 है तो साइनाइड का -1 होता है, तो -1 × 6 यानी कि -6 है तो इधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा और माइनस का 4 हो के यहाँ पे 2 बच जाएगा। यानी कि जो अपना फेरस होता है फेरस की ऑक्सीडेशन संख्या +2 होती है। यानी कि Fe+2 के लिए अपन को जो ये इसके कक्षक है उनके लिए इनको इलेक्ट्रॉनों की सिमेट्री को फिल करना है कि इनको किस बार फिल किए जाते हैं। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन इसका जो इसका संयुक्ता कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 3d6 और 4s2 होता है। लेकिन 2 यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉनों को ही
देने की डोनेट करने के बाद ये जो इसके 4x कक्षक है उसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, और इसके 3D कक्ष के अंदर ये जो 3D कक्ष है इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो इनको 6 इलेक्ट्रॉनों के लिए अपन इनको 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हो गए, और यहाँ पे जो अपना इसका ये है T2G कक्षक और ये EG कक्षक। तो सबसे पहले इन इलेक्ट्रॉनों की जो भरते हैं वो T2G कक्षक में रहते, तो 1 2 3। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए, लेकिन जो अपना 4 5 और जो आगे के 3 इलेक्ट्रॉन और उनको किस प्रकार से इनके पेयरिंग करते हैं। तो जो अपने स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंदर जो इनकी जो पेयरिंग होती है वो वापस स्ट्रॉन्ग लिगेंड में जो मॉलिक्यूल से जुड़े हैं तो वहाँ से इसकी पेयरिंग हो जाती है। लेकिन वीक लिगेंड होने के कारण जो अपने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो EG कक्षक में भरे जाते हैं। तो यहाँ पे जो अपना साइनाइड है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जिसके कारण से इनकी कपलिंग T2G कक्षकों में भरी जाती है। जो बचे हुए इसके 3 इलेक्ट्रॉनों को भी इस प्रकार भरे जाते हैं। तो ये अपना आज का लेक्चर है। ये फेरस साइनाइड कॉम्प्लेक्स का एग्ज़ाम लेके फिनिश हो गया। तो क्वांटापोल जो अपनी स्प्लिटिंग का टॉपिक है इसके पैरामीटर को अपने डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर अपना जो मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेटल के ट्रांजिशन के ऊपर जो प्रभाव है कौन सा उनके ऊपर इफेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वांटापोल स्प्लिटिंग वाला लेक्चर समझ में आएगा। अगर आपको ये ठीक लगा तो कृपया इसको लाइक कीजिए।